कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज क्लास 12 के 9वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज की में हमारी टॉपिक जो है बच्चे वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको आनंद आने वाला है इस टॉपिक में। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझते चलें और सुनते चलें कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो आइए हम बात करते हैं वेपर ऑफ लिक्विड से, अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वेपर ऑफ लिक्विड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के वेपर से क्या मतलब है, हमको इसका क्या मीनिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड के वेपर से हमको क्या मतलब समझ में आ रहा है। तो इस वेपर की शुरुआत हुई, इस वेपर का जो ओरिजिन हुआ ये हुआ इवापोरेशन से बच्चों। ये कहाँ से हुआ, इवापोरेशन से। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इवापोरेशन। इस इवापोरेशन का क्या मतलब होता है। तो आप सभी जानते हो कि इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेज into its वेपर। वेपर का मतलब गैसियस स्टेट। तो कोई भी लिक्विड अपने अगर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है बच्चों तो उस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। और इस इवापोरेशन से बनने वाले गैसियस मॉलिक्यूल को ही उस लिक्विड का वेपर कहते हैं। उस लिक्विड का क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं। यानी जब किसी भी लिक्विड की, जब कोई भी लिक्विड या जब किसी भी लिक्विड का लिक्विड स्टेट अपने वेपर स्टेट में, अपने गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है तो ये बनने वाला गैसियस स्टेट ही उस लिक्विड का वेपर कहलाता है। और जो लिक्विड, दोज लिक्विड which changes into वेपर इजीली, या चेंजेज इनटू वेपर में चेंज हो जाए तो वैसे लिक्विड को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड। ये बात याद रखिएगा हमारी कि जो लिक्विड, दोज लिक्विड विच चेंजेज इनटू इट्स वेपर, जो लिक्विड अपने वेपर में चेंज हो जाते हैं वो लिक्विड क्या कहलाते हैं बच्चों, वैसे लिक्विड को हम लोग वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। और आज की टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस वोलाटाइल लिक्विड के ऊपर ही होगा। बार बार ये वोलाटाइल लिक्विड आएंगे तो समझ लीजिए कि वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं। तो वोलाटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड हैं जो आसानी से इजीली अपने वेपर स्टेज में चेंज हो जाते हैं, अपने वेपर में चेंज हो जाते हैं बच्चों। तो ऐसे लिक्विड क्या कहलाते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वोलाटाइल लिक्विड का क्या एग्जाम्पल है बच्चों, तो वाटर है, वाटर के बाद एल्कोहल है, एल्कोहल के बाद पेट्रोल है, स्प्रीट है, एक्सेट्रा। ये सब ऐसे लिक्विड हैं जो आसानी से अपने वेपर में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लिक्विड बच्चों क्या कहलाते हैं, तो ऐसे लिक्विड हमारे लिए क्या कहलाते हैं, ऐसे लिक्विड को बच्चों हम लोग वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। और इसी तरह के वोलाटाइल लिक्विड पर आज का हमारा लेक्चर आधारित होने वाला है। इसी तरह के लिक्विड के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए ये वेपर प्रेशर क्या होता है। आइए अब आपको इस वेपर प्रेशर की बात समझा दें। वेपर ऑफ लिक्विड तो आपको समझ में आया, अब इस वेपर प्रेशर की हम बात आपको समझा दें। देखिए व्हाट इज द वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेपर प्रेशर। इस वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है। तो जैसे इस वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे तो देखिए हमने क्या किया है बच्चों, एक क्लोज कंटेनर हमको लेना है। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हमें एक क्लोज कंटेनर लेना है, बंद बर्तन लेना है। एक बंद बर्तन के अंदर किसी भी वोलाटाइल लिक्विड को जनरली भर देना है। वोलाटाइल लिक्विड को मान लीजिए कि हमने इसमें वाटर भर दिया, ये वाटर हमने भर दिया। तो चूंकि ये वोलाटाइल लिक्विड है इसके अंदर टेंडेंसी है किसमें जाने की, वेपर के स्टेज में जाने की। तो जब ये लिक्विड अपने वेपर के स्टेज में जाएगा,
जब ये लिक्विड अपने वेपर के स्टेज में जाएगा तो वेपर के स्टेज में जाने के बाद क्या जो देखने को मिलेगा बच्चों, देखो जब ये लिक्विड अपने इस लिक्विड के सरफेस से, देखिए लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल है, लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं, सभी जगह लिक्विड के सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो जब ये सब्सटेंस के सरफेस पे मेरे प्यारे बच्चों ये इस लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, अंदर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, चारों ओर इसमें मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के। तो देखिए एक बात आपको मैं बता दूं कि जो भी लिक्विड वेपर में चेंज होगा वो सरफेस के मॉलिक्यूल, ये सरफेस के ये जो मॉलिक्यूल हैं, जो पार्टिकल हैं, ये सरफेस वाले ही वेपर में चेंज होंगे। ये लिक्विड का जो सरफेस मॉलिक्यूल है यही वेपर में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाले को जाने के लिए अंदर वाला मॉलिक्यूल है, इसको इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा, इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चारों ओर से इसको फोर्स ऑफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, जिसके कारण ये वाला मॉलिक्यूल आसानी से वेपर में चेंज नहीं हो पाएगा। तो जनरली सरफेस से ही कोई भी लिक्विड जो होता है अपने वेपर के स्टेज में अपने सरफेस से ही वेपर में चेंज होता है, अपने सरफेस से ही वेपर में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वो बाहर निकल करके नहीं जा सकता। तो यहाँ से ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल, जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए कि ये सब आपके वेपर के स्टेज में आ गए बच्चों, ये सब वेपर में चले आए, ये सब इस लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल थे ये सब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वेपर के स्टेज में चले आए। तो जब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, अब ये क्यों वेपर वाले? क्योंकि इसमें केवल एक ही तरफ से, एक ही साइड से लग रहा है, तो इसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस वाले मॉलिक्यूल में कम है, इसलिए यही आसानी से वेपर में जाएंगे। तो जो भी मॉलिक्यूल हैं, और ये भी आपको पता है कि हमने कौन सा लिक्विड लिया है, वोलेटाइल लिक्विड, जो आसानी से अपने वेपर में चेंज हो सकता है। तो यहाँ से ये सरफेस वाले सभी मॉलिक्यूल अपने वेपर के स्टेज में आ गए बच्चों। तो जब ये अपने वेपर के स्टेज में आ गए तो यहाँ से यहाँ गए, तो ये हमारा प्रोसेस हुआ इवापोरेशन का, इवापोरेशन का प्रोसेस हुआ। अब देखिए, अब जब मॉलिक्यूल ये गैस के रूप में चले गए तो आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल रैपिड रैंडम मोशन शो करते हैं। रैपिड रैंडम मोशन बोले तो रैपिड रैंडम मोशन, रैपिड रैंडम मोशन शो करते हैं बच्चों। तो जब ये रैपिड रैंडम मोशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रैपिड रैंडम मोशन? तो इस रैपिड रैंडम मोशन का मतलब होता है कि लगातार मूवमेंट शो करते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, जिगजैग मोशन, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, माने यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये लोग अपने में जितने मॉलिक्यूल को फ्री स्पेस मिलेगा उस पूरे फ्री स्पेस में गैस का मॉलिक्यूल घूमता है, और इस घूमने के प्रोसेस को ही हम लोग रैपिड रैंडम मोशन कहते हैं। और इस रैपिड रैंडम मोशन के दौरान बच्चों, इस रैपिड रैंडम मोशन के दौरान गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टक्कर करेगा, और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ साथ इस लिक्विड के सरफेस पे भी क्या करेगा, कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा। यानी वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराएगा और लिक्विड के सरफेस पर भी टकराएगा, और जैसे ही इस लिक्विड के सरफेस पर टकराता है वो कंडेंस्ड होकर के फिर से लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस। ये बात आपको समझ में आ रही है कि मॉलिक्यूल लिक्विड के स्टेज से वेपर में गया तो इवापोरेशन, और फिर वेपर से पुनः लिक्विड में आ गया तो कंडेंसेशन होता है। ऐसा प्रोसेस आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलेगा। किसी बोतल के अंदर पानी भर करके और थोड़े देर के लिए रख दीजिए, किसी कमरे में या कहीं रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि बोतल के आंतरिक वाल पर, इंटरनल वाल पर ड्रॉपलेट बने हुए हैं, वाटर के ड्रॉपलेट। तो आखिर वहाँ पर वाटर कहाँ से गया? तो बाई द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेट हुआ वेपर में, फिर ठंडा हुआ तो कंडेंस होकर वाटर में। तो ये लगातार प्रोसेस, इवापोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस बच्चों लगातार चलता रहता है। और जब इसी प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, यानी नंबर ऑफ इवापोरेटेड मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ इवापोरेटेड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडेंसेशन मॉलिक्यूल, यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन का जब प्रोसेस बच्चों, जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाता है,
इक्विलिब्रियम मतलब जितने मॉलिक्यूल वेपर में गए उतने ही कंडेंस्ड होकर फिर से लिक्विड में आ गए बच्चों। तो इस जब दोनों वेपोराइजेशन यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है, तो इस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर ही इन गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जब इस पे टक्कर कर रहा है, आपको मैंने बताया कि रैपिड रैंडम मोशन शो करते हैं गैस के मॉलिक्यूल, तो जब ये इस गैस का मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर टकरा रहा है बच्चों, तो ये गैस का मॉलिक्यूल जब अपने लिक्विड के सरफेस पर टकराएगा तो कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा, और यही प्रेशर क्या कहलाता है बच्चों? यही प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। तो कैसे बताएंगे वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर मॉलिक्यूल, या वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो किसी भी वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा अपने लिक्विड के सरफेस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लगाया जाता है। तो कैसे इसको लिखेंगे? देखिए, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसका मैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन भी लिख दूंगा कि क्या होता है वेपर प्रेशर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। बच्चों, मैं आपको वेपर प्रेशर की बात बता रहा था कि यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन जब अप्लाई हो जाएगा, यानी इवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाएगा, तो इस कंडेंसेशन और इवापोरेशन के इक्वल रेट पर जो वेपर के मॉलिक्यूल चूंकि इस लिक्विड के सरफेस से टकरा रहे हैं, तो जब लिक्विड के सरफेस से टकरा रहे हैं तो इस लिक्विड के सरफेस पर कोई ना कोई प्रेशर लगाएंगे, और यही प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। तो देखिए इसका क्या डिफिनेशन लगाया गया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एबव द लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो वेपर बने हुए हैं लिक्विड के, उन लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जितने मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल कंडेंसेस भी हो जा रहे हैं, यानी वेपर में जाने का रेट और लिक्विड स्टेट में चेंज होने का रेट, दोनों रेट इक्वल है। तो इस कंडीशन को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। विथ द लिक्विड, यानी लिक्विड के साथ, किसमें है? इक्विलिब्रियम में, यानी लिक्विड से वेपर में और वेपर से लिक्विड में आने का रेट इक्वल है। तो एक और कब एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, यानी दिए गए टेम्परेचर पर कोई भी वेपर का मॉलिक्यूल अपने लिक्विड के सरफेस पर इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर जो प्रेशर लगाता है, वही प्रेशर मेरे प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर कहलाता है। ये वेपर प्रेशर आपको समझ में आया कि व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर जब भी आपके बात मन में आएगी कि वेपर प्रेशर क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर कहाँ पर? तो लिक्विड के सरफेस पर। कब? इक्विलिब्रियम कंडीशन और एक गिवन टेम्परेचर पर। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर के मॉलिक्यूल के द्वारा बच्चों, वही प्रेशर आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये वेपर प्रेशर कैसे चेंज होता है? देखिए, इस वेपर प्रेशर के चेंज होने के क्या क्या प्रोसेस हैं, या ये वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो आइए दिखाएं आपको कि फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है, देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर कौन कौन से, यानी किन किन कारणों से हमारा वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है। तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर देख रहे हैं उस लिक्विड का नेचर कैसा है। तो नेचर ऑफ लिक्विड का क्या अर्थ है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेचर ऑफ लिक्विड? तो ये नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है? देखिए कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है।
ऐसा नहीं है कि जितना एक लिक्विड के अंदर होगा दूसरे वाले के अंदर भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेचर ऑफ लिक्विड का क्या होगा कि दोज लिक्विड कैसे डिपेंड करता है, तो दोज लिक्विड विच हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरैक्शन, ग्रेटर फोर्स ऑफ या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज लोअर वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा का मतलब ही बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड किया, तो जिस लिक्विड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तो मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये ज़्यादा है तो इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल इसको ज़्यादा फोर्स से खींच के रखेंगे, यानी इसके वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और जब वेपर में जाने की टेंडेंसी कम हो गई तो प्रेशर तो खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जिस लिक्विड के अंदर उसके मॉलिक्यूल पर लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अधिक होगा तो वो मॉलिक्यूल आसानी से वेपर के स्टेज में चेंज नहीं हो पाएगा, और जब आसानी से अपने वेपर के स्टेज में नहीं जाएगा बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसका वेपर प्रेशर कम है। एंड वाइस वर्सा, यानी ठीक इसके उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा मतलब कि जिसमें फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन FOIA फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लेस होगा, उसका वेपर प्रेशर मोर होगा। ये आपको बात समझ में आ रही है। ये वाइस वर्सा हमने लिखा है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था तो प्रेशर कम था, और जब फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर मोर हो गया। क्यों? क्योंकि जब लगने वाला मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों कम हो जाएगा तो मॉलिक्यूल आसानी से न वेपर में चला जाएगा, क्योंकि कोई खींच के रखने वाला नहीं है, नीचे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो आसानी से वेपर के स्टेज में जाएगा, और जब आसानी से वेपर के स्टेज में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे तो लगने वाला प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पहले किस पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ लिक्विड में, यानी जिस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर, बट डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर। जब ये ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, जब ये कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम बनेगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, ये आपको समझ में आया कि गया? आया। तो चलिए अब दूसरा है आपका। आप प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें बच्चों, और जो आपके दोस्त और मित्र हैं जो वीडियो जो ज़रूरतमंद हो उनके तक वीडियो जरूर शेयर करें। देखिए अब नेचर ऑफ लिक्विड के बाद दूसरा आता है टेम्परेचर। है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा भाई? हाउ द वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो आप सबको पता है कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों, टेम्परेचर में जब इंक्रीजमेंट होगी, टेम्परेचर जब बढ़ेगा, एरो का मतलब ऊपर बढ़ेगा, तो वेपर में जाने की टेंडेंसी भी
वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी भी बढ़ेगी, वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और जब वेपर फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर, दिस इंप्लाइज दैट कि वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। ये आपको बात समझ में आई? तो वेपर प्रेशर क्या होते हैं और वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ये दोनों बातें आपको समझ में आई बच्चों। तो चलिए अब इस वेपर प्रेशर के ऊपर आधारित एक इंपॉर्टेंट लॉ, राउल्ट्स लॉ को पढ़ते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर राउल्ट लॉ को समझाते हैं कि व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो देखो बच्चों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ क्या था? तो इस राउल्ट्स लॉ को प्रपोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जो फ्रेंच थे, फ्रांस के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट। क्या नाम था? फ्रेंच साइंटिस्ट, इनका नाम था फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट, फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट, फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट इनका नाम था। ये फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने बच्चों 1886 में एक लॉ प्रपोज किया। कब? 1886 में एक लॉ प्रपोज किया जिसको राउल्ट्स का लॉ कहते हैं। और ये लॉ क्या था मेरे प्यारे बच्चों? राउल्ट्स का लॉ क्या था? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, राउल्ट्स के लॉ के द्वारा क्या बताया गया कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड is prepared। क्या कहा गया कि एक सॉल्यूशन बनाएं, किसका? दो वोलेटाइल लिक्विड का। और अभी मैं बताया हूं कि वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है। तो जो लिक्विड वेपर के स्टेट में चेंज हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उन लिक्विड को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। कि व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड इज प्रिपेयर्ड, देन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यहां पर समझिए इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है दो वोलेटाइल लिक्विड का, हमने दो वोलेटाइल लिक्विड, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमको इस पूरे चैप्टर में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो दो वोलेटाइल लिक्विड का हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। तो उसमें जो प्रत्येक वोलेटाइल लिक्विड है, क्योंकि हर लिक्विड का वोलेटाइल है तो वेपर में चेंज होने की टेंडेंसी है, तो उसमें दो हैं तो दोनों के वेपर में जाने की टेंडेंसी है। तो जो दोनों लिक्विड हैं उनके वेपर में जाने की टेंडेंसी है, वो वेपर में चेंज होते हैं, तो कोई ना कोई वेपर प्रेशर भी लगाते होंगे। तो उसमें ईच कंपोनेंट, जो प्रत्येक वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो प्रत्येक कंपोनेंट है वेपर प्रेशर प्रत्येक कंपोनेंट का, दो लिक्विड है तो दोनों में से प्रत्येक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल्स टू इट्स मोल फ्रैक्शन, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल कंपोनेंट को मेरे प्यारे बच्चों हमने मिलाया, तो उन दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर
उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन यानी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही हमारे राउल्ट साहब का लॉ था कि ए कब दिए थे, तो 1886 में फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट के द्वारा एक लॉ प्रपोज किया गया कि जिसमें क्या बताया गया कि अगर दो वोलेटाइल लिक्विड का हमने सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी जैसे दो वोलेटाइल लिक्विड को मिला करके हमने मेरे प्यारे बच्चों एक सॉल्यूशन बना लिया, और उस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रत्येक वोलेटाइल कंपोनेंट है, वोलेटाइल लिक्विड है, उस वोलेटाइल एक वोलेटाइल लिक्विड का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दूसरे वाले का खुद का, यानी इसका पहले वाले का अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरे वाले का अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जो कंपोनेंट उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है, प्रत्येक वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस जो होगा उस मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगने वाला प्रेशर होगा। यानी अगर मान लीजिए किसी का मोल फ्रैक्शन, अगर दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये एक्स ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो बी के द्वारा लगने वाला होगा ये एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही हमारे राउल्ट साहब ने बताया। तो आइए अब राउल्ट साहब के लॉ को प्रूफ करते हैं। ये राउल्ट का लॉ आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम राउल्ट साहब के बच्चों लॉ को प्रपोज करेंगे या उसको प्रूफ करेंगे, राउल्ट के लॉ को कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए इसको हम समझते हैं हम एक एग्जांपल पे। तो देखिए अब राउल्ट लॉ को कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली समझेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, आइए ध्यान समझें। हमने राउल्ट लॉ को प्रूफ किया, कैसे प्रूफ करना है देखो। हमने दो वोलेटाइल कंपोनेंट को लिया, क्योंकि राउल्ट साहब ने बताया था कि जब दो वोलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन बनता है तब, तो हमने दो वोलेटाइल कंपोनेंट लिया। एक वोलेटाइल कंपोनेंट लिया बच्चों वाटर, और दूसरा वोलेटाइल कंपोनेंट लिया एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल। ये दोनों वोलेटाइल है, ये तो आपको पता चल रहा है कि ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को देखना क्या है कि मान लीजिए कि जो कंपोनेंट ए है, इस कंपोनेंट का जैसे कंपोनेंट ए के रूप में हमने वाटर ले रखा है, तो आप पहले इसमें वाटर भर देते हैं और इसमें अल्कोहल भर देते हैं। चलिए भाई, इसमें हमने वाटर भर दिया, ये हमने वाटर भर दिया पूरा, और इसमें हमने अल्कोहल भरना है, तो हम इसमें अल्कोहल भर दें। इसमें हमने अल्कोहल भर दिया भाई, पूरा का पूरा ये अल्कोहल हो गया। ये हमारा वाटर, ये अल्कोहल। अब क्या करें, अब देखिए कि यहाँ पर जो इस वाटर के मॉलिक्यूल का जो वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में गए, इस वाटर के मॉलिक्यूल को बच्चों हम इस गोल से दिखा रहे हैं, ओ से दिखा रहे हैं, इस ओ से दिखा रहे हैं। इस वाटर के मॉलिक्यूल जो वेपर में गए यहाँ पर ओ से दिखा रहे हैं, और ये जो हमारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल किस में गए, अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो वेपर में गए, इसको हम लोग प्लस से मान लीजिए दिखा रहे हैं। ये हमने प्लस से दिखाया, ध्यान दीजिए इसको। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि ये अल्कोहल भी वोलेटाइल है, तो ये अल्कोहल भी चूंकि क्लोज कंटेनर में ले रखा है हमने, तो इसको क्लोज कंटेनर बना लीजिए। अब दोनों के मॉलिक्यूल वेपर में गए, यहाँ पर वाटर का भी मॉलिक्यूल वेपर में गया और गैस का मॉलिक्यूल भी वेपर में गया। ये वेपर है और ये लिक्विड है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। यहाँ पर ये वेपर है, वेपर ऑफ वाटर, और यहाँ पर लिक्विड है। ये दोनों चीज़ें तो आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, क्योंकि वोलेटाइल है तो वेपर में जरूर जाएगा। अब देखिए, जब ये वेपर में मेरे प्यारे बच्चों चला गया, जब ये वेपर में चला गया, तो यहाँ पर कोई ना कोई ये प्रेशर लगा रहा होगा अपने सरफेस पे। ये मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे होंगे अपने सरफेस पे, मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे होंगे। यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल जब वेपर में चले गए हैं तो सरफेस पे प्रेशर लगा ही रहे होंगे। ये सब सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो जो प्रेशर यहाँ लग रहा है ये प्योर स्टेट में लग रहा है ना। ये जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है बच्चों, ये प्योर स्टेट में प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये प्योर अल्कोहल है और ये प्योर वाटर है। तो प्योर स्टेट में मान लीजिए कि जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, ये प्रेशर है मेरे प्यारे बच्चों P0A, और यहाँ पर जो ये प्रेशर लग रहा है ये है P0B, यानी प्रेशर ऑफ, नॉट का मतलब प्योर स्टेट, नॉट का मतलब क्या हुआ, प्योर स्टेट।
तो जो बी कंपोनेंट है हमारा एल्कोहल, इस एल्कोहल के द्वारा प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट बी लग रहा है क्योंकि बी कंपोनेंट है। और यहाँ पर वाटर के द्वारा जो ए कंपोनेंट है, इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है, इधर लिख दूं, इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है ये पी नॉट ए, यानी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और नॉट का मतलब प्योर स्टेट। तो प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट एंड प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। इस नॉट का मतलब हो जाता है बच्चों प्योर स्टेट। अब यहां तक की बात आपको समझ में आई कि हमने दो वोलेटाइल कंपोनेंट ले रखा है, एक वाटर ले रखा है, एक अल्कोहल ले रखा है। वाटर के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट ए लग रहा है और अल्कोहल के द्वारा जो लग रहा है वो पी नॉट बी लग रहा है। अब इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिला दिए। अब इन दोनों कंपोनेंट को मिला करके हमने सॉल्यूशन बना दिया बच्चों। इन दोनों कंपोनेंट को मिलाने के बाद हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ ए और बी। पहले एक बात समझो, इसको मिलाने से पहले एक और चीज आपको मैं बता दूं कि लेट पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है, ये पहले समझ लीजिए। इसमें जो जो कंपोनेंट यूज हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, और यहां पर पी नॉट बी क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एल्कोहल। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए यहां पर पी नॉट ए और मान लीजिए कि एक्स ए क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और यहां पर एक्स बी लिख लीजिए कि जो यूज होने वाले हैं उनको मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल, यानी जो पी नॉट बी है वेपर प्रेशर मान लिया है कि वेपर प्रेशर है प्योर एल्कोहल का, और पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और एक्स ए जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का, और एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल का, और डब्ल्यू ए मास ऑफ वाटर, और डब्ल्यू बी मास ऑफ एल्कोहल, ये मास ऑफ एल्कोहल है। अब देखिए, और एम बी मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर है। ये चीजें मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको आसान लगे। और एम ए होगा, सॉरी एम ए, और एम बी मोलर मास ऑफ एल्कोहल, मोलर मास ऑफ एल्कोहल। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि हमने कंपोनेंट ए लिया जिसका पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन एक्स ए, गिवन मास डब्ल्यू ए और मोलर मास एम ए है, और कंपोनेंट बी लिया जिसका पार्शियल प्रेशर यानी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट बी है, मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, मोलर और मास जो गिवन मास है डब्ल्यू बी है, और मोलर मास एम बी है। अब इन दोनों कंपोनेंट को ए और बी को मिला दिया, दोनों कंपोनेंट को बच्चों ए और प्लस बी इन दोनों को मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों को मिला दिया। कंपोनेंट ए भी वोलेटाइल था, कंपोनेंट बी भी वोलेटाइल था, तो दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट को आपस में मिला दिए और हमारा सॉल्यूशन बन गया ए बी। अब यहां पर हमारा सॉल्यूशन बन गया बच्चों ए बी। इस ए बी सॉल्यूशन में हमारा कंपोनेंट ए भी है और कंपोनेंट बी भी है। इसमें हमारा दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है, दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। इस कम में हमारा ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है, दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। यानी ये हमारा हो गया ए और प्लस बी, यानी सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में भी चूंकि दोनों वोलेटाइल थे, ए भी वोलेटाइल था और बी भी वोलेटाइल था, ये दोनों को हमने मिला करके अपना सॉल्यूशन बना लिया ए बी। तो दोनों में ए और बी दोनों में प्रेजेंट है, दोनों में ए बी जो है यहां पर दोनों प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। अब देखिए एक बात यहां पर आपको समझना है, वो बात क्या समझनी है कि यहां पर भी कंपोनेंट का द्वारा जो वेपर प्रेशर बनेगा यहां पर भी बनाया जाएगा इस कंपोनेंट के द्वारा वेपर प्रेशर। क्योंकि यहां पर हमारे वाटर के द्वारा ग्रीन कलर से मैंने दिखाया और गोल दिखाया है,
तो यहाँ पर भी आपका वेपर प्रेशर बनेगा वाटर का। ये देखिए ये वाटर का वेपर प्रेशर बन रहा है भाई, ये हमारे वाटर का वेपर प्रेशर बन रहा है। और इधर हमने ब्लैक से दिखाया और प्लस से दिखाया है, तो हमारा जो है वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल भी बन रहा है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एल्कोहल भी बन रहा है और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्योर स्टेट में बन रहा था और यहाँ पर जो है सॉल्यूशन के स्टेट में बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी जब वेपर प्रेशर बन रहा है ए का, तो यहाँ पर भी ये वेपर लगा, ये जो वेपर लगा है प्रेशर लगाएगा। जब वेपर ए का बना तो यहाँ पर प्रेशर लगाएगा। और मान लीजिए कि ये लगने वाला जो प्रेशर है ये है पी ए। अब नॉट क्यों नहीं लगाए? क्योंकि प्योर स्टेट में नहीं है, सॉल्यूशन के स्टेट में है। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि अब सरफेस पर पी ए प्रेशर लगा रहा है और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल के द्वारा अपने सरफेस पर, ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो अपने सरफेस पे बच्चों प्रेशर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं पी बी। ये बातें आपको समझ में आ रही है? क्यों नहीं नॉट लगाए? क्योंकि सॉल्यूशन के फेज में है। अब एक बात आपसे पूछूं कि पी ए ज्यादा होगा कि पी नॉट ए ज्यादा होगा, या पी बी ज्यादा होगा कि पी नॉट बी ज्यादा होगा? यानी एक को उठा लें कि ये पी ए ज्यादा होगा कि ये पी नॉट ए ज्यादा होगा। प्रेशर जो है प्योर स्टेट वाला ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन के स्टेट वाला प्रेशर ज्यादा होगा? ए का, केवल ए का पूछें, केवल ए का पूछे हैं तो केवल ए के द्वारा जो सॉल्यूशन में प्रेशर लगाया जा रहा है वो ज्यादा होगा, यानी पी ए ज्यादा होगा कि पी नॉट ए ज्यादा होगा? तो आपका सीधा सा जवाब आएगा कि सर पी नॉट ए ज्यादा होगा। क्यों भाई, क्यों पी नॉट ए ज्यादा होगा? तो इसको समझ लीजिए कि क्यों पी नॉट ए ज्यादा होगा। क्योंकि सरफेस पे पहले केवल वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो जब केवल वाटर था सरफेस पर तो जाने वाले मॉलिक्यूल भी केवल वाटर के थे, यानी वेपर भी केवल वाटर का बन रहा था। तो जब केवल वाटर के मॉलिक्यूल तो वेपर भी केवल वाटर का, तो प्रेशर जो था वो ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सरफेस पर केवल ज्यादा से ज्यादा वाटर के ही मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के ही वेपर में गए थे, तो प्रेशर जो है पी नॉट ए ज्यादा था। और यहाँ पर सरफेस पर तो दोनों के हैं, सरफेस पर तो दोनों के मॉलिक्यूल हैं, ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन यहाँ पर केवल वाटर का मॉलिक्यूल था। यानी जो हमारा वाटर है ये जो प्योर स्टेट में था तो सरफेस से केवल वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो केवल ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो रहे थे। और जब ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल चेंज हो रहे थे तो प्योर स्टेट में लगने वाला वेपर प्रेशर ज्यादा था। किसके कंपैरिजन में? सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में जो है, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो है इस सरफेस पर वाटर भी है और सरफेस पर अल्कोहल भी है, यानी यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है। तो केवल वाटर प्रेजेंट नहीं है, यानी वाटर के वहाँ के सॉल्यूशन के प्योर स्टेट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन में सरफेस पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो बनने वाले वेपर का भी मात्रा कम होगा, तो लगने वाला प्रेशर भी कम होगा। ठीक यही चीज बी वाले के साथ, सरफेस पर केवल बी के मॉलिक्यूल थे, ए का तो पता ही नहीं था प्योर स्टेट में, तो बनने वाला प्रेशर केवल ए के कारण था, तो यहाँ पर ज्यादा प्रेशर था पी नॉट बी। किसके कंपैरिजन में? पी बी के कंपैरिजन में। तो क्या लिखेंगे? तो देन सिंस पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, क्योंकि ये प्योर स्टेट में है, ज्यादा मॉलिक्यूल के द्वारा लग रहा प्रेशर है, एंड जो पी नॉट बी है ये ग्रेटर है पी बी के। ये बातें आपको समझ में आ रही है कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए एंड पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी बी। यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब राउल्ट का नियम लगाते हैं कि अब राउल्ट के नियम के अनुसार इस सॉल्यूशन के फेज में ये पी ए किसके बराबर होगा और पी बी किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आई है कि ये पी ए किसके बराबर होगा? तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। बताए थे ना कि अपने मोल फ्रैक्शन के द्वारा, यानी लगने वाला सॉल्यूशन के फेज में लगने वाला पार्शियल प्रेशर अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे बच्चों। यही तो राउल्ट साहब का लॉ था। ये हो गया पहला इक्वेशन। एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी,
ये हो गया दूसरा, यानी जो P के द्वारा पार्शियल प्रेशर लगेगा वो x B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B के प्रोपोर्शनल, और A का जो होगा A के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो जब दोनों इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, मैं इसको मिटाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए कि P नॉट ए क्यों ज्यादा है, P नॉट बी क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये प्योर का है, सरफेस पे केवल वही मॉलिक्यूल थे तो प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि केवल उन्हीं के वेपर बन रहे थे। अब यहां पर जब सॉल्यूशन में आ गए तो दो कंपोनेंट के वेपर बने, दो कंपोनेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए, तो यहां पर उस केवल इस कंपोनेंट के द्वारा कम प्रेशर लगाया जाएगा, क्योंकि सरफेस पे दो तरह के हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर P नॉट ए क्यों बड़ा है, P ए से कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि चूंकि P नॉट ए जो है प्योर स्टेट का है, और प्योर स्टेट में सरफेस पर उसी कंपोनेंट के केवल मॉलिक्यूल थे, तो केवल उसी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल थे, तो वेपर में भी ज्यादा से ज्यादा उसी के मॉलिक्यूल गए तो वेपर प्रेशर ज्यादा बना। लेकिन सॉल्यूशन में अब दोनों कंपोनेंट के हैं, यानी जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया कंपोनेंट का। अब दो कंपोनेंट, केवल एक कंपोनेंट नहीं है, दो कंपोनेंट है, तो उस केवल एक कंपोनेंट की मात्रा कम हो गई तो वेपर भी कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलिए यहां तक की बात समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। ये मिट गया बच्चों। देखिए मैंने इसको मिटाया। अब देखिए PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। अब दोनों में रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी फ्रॉम बोथ इक्वेशन, रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी नलिटी फ्रॉम बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन से जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर कांस्टेंट के रूप में क्या लेंगे, तो ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लेंगे, दोनों के प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। अब आप पूछोगे कि सर इसको क्यों ले रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। दिए गए टेम्परेचर पर, गिवन टेम्परेचर पे किसी भी प्योर लिक्विड का बनने वाला वेपर का जो मात्रा होगा या जो बनने वाले वेपर की टेंडेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी, और जब वेपर की बनने की टेंडेंसी कांस्टेंट तो उसका लगाने वाला वेपर प्रेशर भी मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात आप याद रखना कि किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब मान लीजिए कि एक दिए गए टेम्परेचर पर, मान लीजिए कि T टेम्परेचर पर वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इस दिए गए T टेम्परेचर पे वाटर के मॉलिक्यूल के वेपर में जाने की टेंडेंसी तो हर जगह फिक्स होगी। T टेम्परेचर पे जितना ये इंडिया में वेपर में चेंज होगा उतना ही अमेरिका में वेपर पे चेंज होगा, उतना ही चीन में वेपर में चेंज होगा। यानी टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो वेपर में चेंज होने की टेंडेंसी तो प्योर स्टेट में हर जगह सेम होगी। तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है बच्चों उसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर वही काम करना है। हमें क्या करना है तो आइए देखिए, यहाँ पर देखिए PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो PA प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट, PA इक्वल टू P नॉट A x A, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, एंड PB इक्वल टू, इसके लिए PB का वेपर प्रेशर लेंगे प्योर स्टेट में, P नॉट B XB, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और यही आपका राउल्स का लॉ है कि PA इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इक्वल टू P नॉट B XB। दिस इज ऑल अबाउट योर राउल्स लॉ। यही है आपका राउल्स का लॉ बच्चों, यही राउल्स का लॉ है कि PA इज इक्वल टू P नॉट A XA एंड PB इक्वल टू P नॉट B XB। ये समझ में आया कि ये कहाँ से आया कांस्टेंट, तो आपको मैंने बताया कि किसी भी लिक्विड का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर
एक गिवन टेम्परेचर के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब जैसे मान लो कि हमने दिया कि 70 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर बन रहा है, तो चूंकि 70 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर जो बनेगा वो हर जगह सेम बनेगा, यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर चाहे कहीं का पानी हो, इंडिया, अमेरिका, चीन, जापान, कहीं भी कहीं का पानी हो, 70 डिग्री सेल्सियस पे तो इसके वेपर बराबर ही बनेंगे ना, गिवन अमाउंट में बराबर ही बनेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर बनेगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए हमने प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर लिया है। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ, जिस पे आपको न्यूमेरिकल करने हैं, मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ राउल्स लॉ। कैसे होगा मैथमेटिकल फॉर्म, तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब कि जो इस सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना लगेगा, इस लिक्विड के इस सॉल्यूशन के सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना लगेगा, यानी पी टोटल कितना लगेगा, तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो सकता है, यानी जितना ए के द्वारा लग रहा है और जितना बी के द्वारा लग रहा है दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रेशर पता चल जाएगा। तो एक मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ क्या होगा, तो पी टोटल पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, पी टोटल पी ए प्लस पी बी हो गया, और ये है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ये पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब पी ए प्लस पी बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, सरफेस पे टोटल कितना प्रेशर लगेगा इसको समझिए जरा। देखें अब P टोटल हो गया पी ए प्लस पी बी, तो पी ए हमारे लिए कितना है, तो P टोटल इक्वल टू पी ए है पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी है पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारे लिए P टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। बट हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट, हमको पता है, क्या पता है बच्चों, कि दो कंपोनेंट का, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आपको पता है कि कोई भी दो कंपोनेंट लेंगे ए और बी कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। ये एक आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन बनाए हैं दो कंपोनेंट को लेकर के, ए और बी कंपोनेंट को, तो उसमें कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो जब एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 हो गया तो एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी, ये लिख सकते हैं, एक्स से बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। बोलिए एक्स से इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 6 को 5 में रख देंगे, पुटिंग इक्वेशन 6 इन 5, इक्वेशन 6 को 5 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, तो P टोटल इक्वल्स टू P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A, और एक्स ए के जगह पे 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा P नॉट A 1 माइनस एक्स बी, और प्लस P नॉट B एक्स बी, ये हो जाएगा। अब एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रख दिया तो P नॉट A 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए तो P टोटल इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ P टोटल। अब यहां पर P टोटल क्या हो जाएगा, तो P टोटल इक्वल्स टू हो गया P नॉट A, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वालों से, तो P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी,
ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कैसे हुआ, ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी कि पी नॉट ए का मल्टीप्लीकेशन किए 1 से तो पी नॉट ए, और फिर एक्स बी में किए तो पी नॉट ए एक्स बी, अब प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जब यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई तो पी टोटल का क्या फॉर्मूला होगा, पी नॉट ए माइनस, अब यहां पर और यहां पर दोनों में एक्स बी कॉमन है तो एक्स बी कॉमन ले लेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बचेगा और एक्स बी ये होगा। क्यों यहां पर तो माइनस है, तो यहां पर जब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहां पर भी माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है तो यहां पर भी माइनस लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया राउल्स लॉ का। पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये दिस इज ऑल अबाउट योर राउल्स लॉ। ये पूरा का पूरा आपका राउल्स लॉ था। अब आइए इसमें कुछ आगे देखते हैं। पूछा जाता है कि राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, तो कैसे बताएंगे? देखिए हेनरी का लॉ क्या कहता है कि पी ए या पी, हेनरी का लॉ क्या होता है बताइए? पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स है और पी नॉट पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स है। ये आपका कौन कहा? ये कहा आपका राउल्स लॉ। और पी ए इक्वल टू के एच एक्स ए, ये आपका हेनरी लॉ कहता है। तो दोनों में प्रेशर तो दोनों में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें भी प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राउल्स लॉ में भी। ये आपका राउल्स लॉ है, राउल्स लॉ, और ये आपका हेनरी लॉ है। तो दोनों में प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अंतर कहां है? तो दोनों में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसमें अंतर है। अगर इफ पी नॉट ए इक्वल टू के एच, किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए पी नॉट ए और के एच के बराबर हो जाएगा तो हेनरी लॉ इक्वल टू राउल्स लॉ हो जाएगा। तो यानी हेनरी का जो लॉ है उसमें के एच और राउल्ट के लॉ में पी नॉट ए का ही केवल डिफरेंस है। यानी अगर हेनरी के लॉ में कोई भी उसका हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू प्योर स्टेट में प्रेशर के इक्वल हो जाती है तो हेनरी और राउल्स दोनों के लॉ इक्वल हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्यों हेनरी लॉ का स्पेशल केस है? क्योंकि दोनों में जो वेपर प्रेशर जो प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अंतर केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में होता है, इस कांस्टेंट में होता है। और अगर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर का मान प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मान हेनरी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो वो जो होगा राउल्स का लॉ हेनरी का लॉ बन जाएगा। एंड दस वी कैन से दैट कि राउल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये बात आपको समझ में आई? तो बच्चों अब इसका एक छोटा सा ग्राफ है राउल्स के लॉ का, उसको मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब एक राउल्स के लॉ को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया, ये दो ओरिजिन लिया, इसमें एक यहाँ ओरिजिन लिया, एक यहाँ ओरिजिन लिया। हम इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक्स ए 1 मोल है तो एक्स बी 0 होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। जब ये 1 हो जाए तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 1 ले लिया एक्स ए और यहाँ पर एक्स बी बराबर 1 ले लिया। यानी यहाँ से जब इधर चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब चल रहे हैं तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन घट रहा है और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। और जब राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो एक्स बी घट रहा है और एक्स ए बढ़ रहा है। यानी इधर से इधर जाने पर एक्स बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो जब एक्स बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है बच्चों
तो इधर किसका वेपर प्रेशर होगा, इधर XB का मोल फ्रैक्शन यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि XB का वेपर प्रेशर हो गया ये ये क्या हो गया आपका P0B, ये P0B हो गया आपका, यानी वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी XB का जो वेपर प्रेशर यहाँ पर XB 0 है और इधर XB 1 है, तो यहाँ पर प्योर B जब इधर से इधर चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो हमको प्योर B मिल रहा है। तो जो यहाँ पर प्रेशर मिला ये हमारे लिए B कंपोनेंट के लिए मिला, यानी वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो जब मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो प्रेशर भी, देखिए यहाँ पर 0 प्रेशर था, B का जो वेपर प्रेशर था 0 था, अब यहाँ पर बढ़ते बढ़ते एक अपने प्योर स्टेट में आ गया P0B। अब इधर देखिए यहाँ पर XA 0 है तो XA का प्रेशर भी 0 होगा, और जब इधर चल रहे हैं तो XA की मात्रा बढ़ रही है, तो यहाँ पर XA की जब मात्रा बढ़ रही है तो ये जो होगा किसका हो जाएगा, ये होगा जब इधर से इधर चलेंगे तो इधर आएंगे तो XA का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा किसका हो जाएगा बच्चों, ये आपके लिए A का वेपर प्रेशर हो गया। देखिए ये हो गया P0, ये हो गया P0A, यहाँ पर ये P0A हो गया, यहाँ पर ये P0B। क्यों? क्योंकि यहाँ पर XA1 है, तो जब अधिक पूरा का पूरा मोल A का है तो प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा, और यहाँ पर प्योर स्टेट में B है तो यहाँ पर B का वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पर B कुछ नहीं है तो B का वेपर प्रेशर भी 0 है, यहाँ पर A कुछ नहीं है तो यहाँ पर A का भी वेपर प्रेशर 0 है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब P टोटल कैसे निकलेगा, तो ये जो दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ का ये जो दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हो गया आपका टोटल प्रेशर। यहाँ पर P0B का कुछ मान होगा, यहाँ पर P0A का कुछ मान होगा, दोनों को जोड़ देंगे P0A प्लस P0B, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, बोलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये पूरा का पूरा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है। ये बातें आपको समझ में आई। P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ रही है बातें आपको कि यहाँ पर जो है XA1 मोल है यानी प्योर स्टेट में है तो XB 0 होगा, और यहाँ पर XB 1 मोल है तो XA 0 है यानी B प्योर स्टेट में है। तो जब यहाँ पर XA 0 है तो ये XA का जो ये प्रेशर होगा यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर जब XA 1 है तो यहाँ पर पूरा का पूरा A है तो मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो प्योर स्टेट का प्रेशर होगा। और वैसे यहाँ पर B के लिए दोनों पॉइंट को जोड़ दिए तो P टोटल मिल गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये समझ में आया आपको, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था। अब देखिए कि यहाँ पर हेनरी का लॉ, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि हेनरी का लॉ स्पेशल केस है राउल्ट के लॉ का, तो उसको एक बार और सुन लीजिए, रिपीट कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए हेनरी के लॉ में PA इक्वल टू लिखते हैं KHXA, और राउल्ट के लॉ में लिखते हैं P0A इक्वल टू PA इक्वल टू P0AXA। तो हम लोग देखा कि ये हेनरी के लॉ में और इस राउल्ट्स के लॉ में दोनों में प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के बराबर है। अंतर कहाँ से है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है बच्चों, केवल अंतर यहीं पर है। अगर हम मान लें कि किसी भी लिक्विड का जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका जो पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट का है वो P0A इज इक्वल टू KH के बराबर हो जाए, यानी पार्शियल प्रेशर हेनरी के कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हेनरी लॉ इक्वल टू राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट का लॉ हेनरी के लॉ के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट का लॉ जो है हेनरी के लॉ का एक स्पेशल केस है। तो राउल्ट का लॉ गैस और लिक्विड के लिए था और ये केवल लिक्विड और वेपर के लिए है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो है लिक्विड और वेपर के लिए था। राउल्ट लॉ जो था यह है क्या, राउल्ट लॉ जो है वो वेपर और लिक्विड के लिए था, और हेनरी का लॉ गैस और लिक्विड के लिए था। वहां पर लिक्विड के वेपर की नहीं, किसी अदर गैस की बात की जा रही थी। तो मान लीजिए किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके हेनरी कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो राउल्ट का लॉ बिकम इक्वल्स टू हेनरी लॉ। तो हम कह सकते हैं ना कि जो राउल्ट का लॉ है वो हेनरी के लॉ का स्पेशल केस है।
ये बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रहने देते हैं। फिर आपसे अब अगले टर्म में मिलेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ। तो आप आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चलते चलते एक बात और कहेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, सी यू।